गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हमारा जो जैक बोर्ड है वो मॉडल सेट 1 रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तुम लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो जैक बोर्ड लेने वाला है वो 2 टर्म में एग्ज़ाम लेने वाला है। टर्म 1 में जो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 35 क्वेश्चंस, कितना रहेगा 35 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम लोग को क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा हम लोग को, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 19 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टर्म 2 में, जो कि हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव में रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्टिव में। तो हम लोग को चाहिए दोनों का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर सटीक नहीं लिख पाते, तो वो इधर उधर दौड़ते हैं, जो कि सटीक आंसर चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस का सटीक आंसर होगा क्या। तो वो बहुत सारे चैनल में भटकते रहते हैं, जो कि मैंने भी देखा था। और 2-3 साल के अंदर, क्योंकि पहले मैंने यूट्यूब में नहीं चल रहा था, तो पहले भी मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत गलत गलत आंसर बता करके निकल जाते हैं, जिससे नुकसान किसका होता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का होता है। तो इसी चलते मैंने यहाँ पे यूट्यूब में जब आया तो यहाँ पे यही सोच करके आया हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारा चीज़ का यहाँ पे डीपली नॉलेज दिया जाएगा। चाहे वो हम लोग को ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो, चाहे उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो, चाहे उसका कंसेप्ट का नॉलेज हो, पूरा चैप्टर्स वाइज रिवीजन हो, चाहे पूरा चैप्टर का ही यहाँ पे कंसेप्ट दिया जाओ, ठीक है। तो वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में और पूरा डीपली और सटीक आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग को जितने भी स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए रहेंगे उन लोग को एक जरा सा भी यहाँ पे नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था कि बहुत सारे यहाँ पे गलत गलत आंसर सीट वहाँ पे बता देते थे, जिससे नुकसान किसका हुआ, तो स्टूडेंट का हुआ। इसी चलते अगर तुम लोग किसी यूट्यूब चैनल पर भरोसा करता है तो उस पर थोड़ा सा जज कर लिया करो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखो, सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियोस को यहाँ पे देखने आए हो तो उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसे मैं आप लोगों से करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, तुम्हारा मॉडल सेट पेपर तो यहाँ पे जारी हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्या हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अगर कर ले तो क्या हमारा 100% इसी क्वेश्चन आएगा, कि आखिर हम लोग को और कितना यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो देखो, पिछले वर्ष क्या था, 2022 का जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ से आए थे, मॉडल सेट क्वेश्चंस में। तो उसी के बेसिस से सारे स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे ये मिथ्य पाल रखे हैं कि हम लोग का भी सारा का सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आएगा। देखो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। हाँ, इतना कह सकते हैं कि तुम्हारा 80%, कितना 80% जो क्वेश्चंस होंगे, 70 से 80%, वो सारा का सारा क्वेश्चंस तुम्हारे जो 5 सेट यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, मॉडल सेट जारी किए जाएंगे, उसी मॉडल पेपर से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बचा आपका 30 और 20%, उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। पिछले वर्ष ऐसा इसलिए हुआ था कि सारा का सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही पूछा गया, क्योंकि उस समय कोविड था, और कोविड होने की वजह से उन लोग का कॉलेज बहुत बंद था। इसी वजह से उन लोग को प्रिपरेशन करने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था। और तुम लोग ये भी देखा था कि उन लोग को सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया था, और कॉलेज तो खुला ही नहीं था, तो उन लोग पढ़ता कैसे। तो इसी चलते झारखंड बोर्ड और तुम्हारा जो जैक, मतलब कि जो तुम्हारा झारखंड का जो गवर्नमेंट है, उन लोग डिसाइड किए थे कि बच्चा लोग को 5 मॉडल सेट तैयार किया जाए और सारा का सारा क्वेश्चन उसी से पूछा जाए। तो इसी चलते तुम लोग देखा होगा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेट को मिला करके ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक भी बाहर नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें 1 साल का टाइम भी दिया गया था, और प्लस में तुम्हें पूरा सिलेबस हम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम लोग को रिड्यूस सिलेबस किया गया था, नहीं था ऐसा। हम लोग को पूरा सिलेबस भी पढ़ना है, प्लस में तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम दिया गया है 1 साल का। तो ऐसा नहीं करेगा जैक बोर्ड कि तुम्हें पूरा मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन दे दिया जाए, समझ में आया। हाँ, उतना जरूर देगा जिससे स्टूडेंट अच्छा मार्क्स ला सके, लेकिन पूरा बेटर रिजल्ट यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा नॉलेज लेकर के पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तैयारी आखिर किस तरह से करें जिससे हम लोग 100% यहाँ पे रिजल्ट ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 4 तरीका से तैयारी करवा रहे हैं, और तुम लोग को भी इसी तरह से करना होगा, तभी तुम फाइनल यहाँ पे कर पाओगे। सबसे पहले तो तुम्हारा जो मॉडल पेपर आया अभी, ठीक है, तो मॉडल पेपर का यहाँ पे तो करना ही करना है, ठीक है। यहाँ से तुम 80% तुम कंप्लीट कर लोगे, मैक्सिमम यहाँ पे 80% तुम्हारा कवर हो जाएगा पेपर से। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी PYQs हैं केमिस्ट्री का, वो सारा कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या करवा रखा है, तो यहाँ पे 2022 से लेकर के 2013 तक का जितने भी क्वेश्चंस बैंक का सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो तुम लोग इसका भी सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन यहाँ और यहाँ से जाएगा। अब देखो,
बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि अलग टाइप से आता है, क्योंकि देखो टॉपर डिसाइड करना ऐसा ही होता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करना पड़ता है, तभी टॉपर डिसाइड कर पाएगा। ठीक है, अब सारा कोई अगर बना ही लेगा तो सारा का नंबर ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी चलते एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट पूछ देता है ताकि वहाँ से टॉपर डिसाइड किया जा सके। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन तो यहाँ से अगर कुछ हट के अगर कोई किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिससे बच्चा नहीं बना पाएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को अलग से हम बताने वाले हैं, जिसको हम रखेंगे क्या चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर ये दोनों के अलावा अगर हम लोग को किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफेस्ट लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे, ताकि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो तुम लोग घबराना नहीं और इसका भी सॉल्यूशन करके तुम लोग पूरी मार्क्स उठा सको। तो ये रहा तुम्हारा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीन तरह से। कहाँ से, एक तो मॉडल पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, सेकेंड तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और अगर कुछ हट के क्वेश्चन पूछा तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जिससे हम लोग को छूटेगा ना, उसके लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलाएंगे, जिसमें तुम लोग देखना 5-6 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जिसमें तुम लोग खुद ब खुद समझ जाओगे अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग से बन जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि सिर्फ इतना ही से तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। किसका काम चलेगा इससे, वही बच्चा का चलेगा जिसका पूरा नॉलेज है, कंसेप्ट है पूरा चैप्टर्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिसका नॉलेज ही नहीं है कंसेप्ट का, चैप्टर्स का। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें तो पूरा चैप्टर का ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे कुछ और रहेगा, और तुम्हें पूरा रटना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। अगर मान के चलो तुम 10 क्वेश्चन से रटोगे, उससे बढ़िया एगो तुम कंसेप्ट सीख जाओ ना भाई। अगर तुम एक बार कंसेप्ट को सीख जाओगे तो उस टाइप का अगर तुम्हारा हजारों क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो फिर भी तुम क्या करोगे, उसे अटेम्प्ट कर लोगे और एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें चैप्टर्स का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी चलते यहाँ पे जो हम चला रहे हैं वो क्रैश कोर्स चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, क्रैश कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स में आखिर हो क्या रहा है, तो क्रैश कोर्स में तुम्हें पूरा चैप्टर्स का 1 शॉट वीडियोस बना करके पूरा यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है। जिसका भी अगर कुछ प्रॉब्लम है कंसेप्ट को सीखने में तो वो हमारे वीडियोस को देखोगे, ज़्यादा है नहीं 1.5 से 2 घंटा का लेक्चर्स रहता है, एक बार देखोगे वीडियो सारा कंसेप्ट तुम्हें कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है स्टूडेंट को कि कॉलेज रहे या फिर इंस्टीट्यूट रहे तो वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक उन लोग को समझ में नहीं आता। अगर कोई पार्टिकुलर चैप्टर्स की भी बात किया जाए तो वहाँ पर नहीं समझ पाता है, खास करके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में और रिएक्शंस वाला पोर्शन में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट नहीं पूरा क्लियर रहता है। तो अगर तुम मेरा वीडियो देखोगे तो तुम्हें सारा का सारा यहाँ पे डीपली नॉलेज हो जाएगा, खास करके न्यूमेरिकल तुमसे एकदम नहीं छूटेगा। और तुम लोग जो यहाँ पे फैला के रखा है कि नहीं तुम्हारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, अरे भाई डिफिकल्ट नहीं होता है। तुम अगर मेरा एक बार वीडियो देखना प्रारंभ करोगे तुम्हें यकीन हो जाएगा, अगर तुम वीक स्टूडेंट भी हो, अगर तुम जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा है फिर भी अगर मेरा वीडियो देखोगे तो तुमसे न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं उसी बेसिस से ले करके तुम लोग को यहाँ पे क्रैश कोर्स चलाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जाओ और वीडियोस को देखो क्रैश कोर्स वाला, और कुछ चैप्टर्स बाकी है उससे भी अभी हम रेगुलर डालते रहेंगे। अभी फिलहाल मॉडल पेपर और अभी तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना चैप्टर्स हो गया उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद फिर चैप्टर्स का रिविजन कराएंगे और फिर उससे जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसका यहाँ पे करेंगे। कुल मिला के तुम्हें फ्री में सारा कंसेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है और सारा कुछ कराया जा रहा है प्रिपरेशन। जो तुम एक ऑफलाइन कोचिंग में जाते तो तुम्हें 3 से 4 हज़ार रुपया दे करके वहाँ पे तैयारी करवाया जाता है, वो मैं यहाँ पे फ्री में कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये सब कर रहे भैया, तो इसमें जब हम तुम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, अब सपोर्ट कैसे करोगे, जितना ज़्यादा तुम वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्त मित्र के पास। ठीक है, तो जितना ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ेंगे तो और बेटर तरीका से यहाँ पे अब तुम लोग को परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जिससे तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी 100% कर सको। ठीक है, तो तुम लोग कोशिश करना ये सारा चीज़ तक करोगे ही, लेकिन इससे करने से पहले तुम्हें क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। एक अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर्स का नॉलेज है तब ये सब मत करने जाओ, तुम सिर्फ 3 को अटेम्प्ट करो, इससे काम चल जाएगा। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए बोल रहे हैं कि तुम देखो अभी भी तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, तुम अपने रिजल्ट को खुद बिगाड़ो नहीं, उसको सुधारो। अगर तुम्हारे पास कुछ कमजोरी तो उसको छिपाओ नहीं, उसको बाहर निकालो और उसको फिर दूर करने की कोशिश करो। वही सब के लिए हम यहाँ पे क्रैश कोर्स जारी किए हैं, ताकि जो भी बच्चा का कुछ डाउट होगा कंसेप्ट में वो यहाँ से जाएगा तो देख पाएगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियोस नहीं है, छोटा सा में पूरा समरी बताया गया, और वो भी ऐसा बताया गया है जो तुम्हारे जैक बोर्ड में आने का टॉपिक है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस किया गया। तो जाओ पूरा चैप्टर्स का नॉलेज यहाँ पे ले लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs और मॉडल पेपर्स पूरा सॉल्यूशन करते रहो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग मेरे अनुसार जो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस तरह से अगर तुम लोग भी प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें 100% रिजल्ट आएगा। जैसे पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट पूरा धमाल कर चुके हैं, उसी तरह से उससे बेटर तुम लोग का रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले उतना वर्क हम लोग किए नहीं थे, इस बार तो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं तुम ये सारा चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो तुम्हारा सेट 1 का क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे निकाला गया है, उसका हम लोग आंसर लिखेंगे और किस तरह का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहा है कि टर्म 1 का पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर टर्म 2 का यहाँ पे सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग क्या करेगा, पूरा 100% इसको समझ पाएगा। अब देखो सेट 1 में जो तुम्हारा जो ये टर्म 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या पूछता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे BCC बोलते हैं, यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तुम लोग जानता है कि अगर हम लोग BCC का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, BCC का, तो BCC में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितना होता है। तो तुम लोग 3 चीज पढ़ा था। तो वहां पे हम लोग को क्या होता था, SCC, BCC, FCC, 3 चीज तुम लोग पढ़ा है। क्या चीज पढ़ा है, SCC सिंपल क्यूबिक सेल हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो BCC, और एक हम लोग देखते थे क्या चीज, FCC। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स हम लोग देखते थे, तो किसमें कितना कितना होता है, तो यहाँ पे कितना होता है भैया, तो तुम यहाँ पे पढ़ चुका है पहले। जैसे तुम लोग को इसी चलते बोलते हैं, जब तक पूरा कंसेप्ट को तुम्हें नॉलेज नहीं रहेगा चैप्टर्स का, तब तक देखो ये तो डायरेक्टली तुम्हें याद है, अभी हम बोल देते हैं इसका आंसर कितना होगा जी, 2 होगा, खत्म कहानी। अब ये आखिर होता कैसे है, सिर्फ रटने से नहीं होगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि आखिर ये आंसर होता कैसे है, आखिर ये हो क्या रहा है। अभी तुम्हें पूछा है BCC, पूछ देगा FCC, पूछ देगा SCC, आखिर ये सब होता क्या है। तो ये सब समझने के लिए तुम्हें चैप्टर्स का नॉलेज बहुत यहाँ पे जरूरी है होना, ठीक है। तो तुम पहले कंसेप्ट को सीखो, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे दौड़ो, ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ पे फंस सकोगे भाई, इतना ही रट लोगे तो फिर तुम्हारा काम नहीं बढ़ेगा। इस जल्दी तुम कंसेप्ट को सीखोगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तुम खुद ब खुद लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, SCC कहने का मतलब क्या होता है, जितना भी, जैसे हम लोग यहाँ पे क्यूब जो छापते हैं, क्या चीज, जो यहाँ पे हम लोग क्यूब जो छापते हैं, जहाँ भी पढ़े होगे वहाँ पे तुम्हें बताया गया था कि यहाँ पे क्या था कि एटम हम लोग को क्यूब में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, क्यूब के कॉर्नर में। किस कंडीशन में, जब हम लोग को SCC का बात होता है उस समय। और एक एटम जो हम लोग को पार्टिसिपेट करता है वो कितने घर में करता है, तो तुम्हें पता ही था। अब इसमें देखो 4 घर में वो बढ़ता है, तो यहाँ पे तुम देखोगे इसका हिस्सा, किसका, इसका अगर हिस्सा देखोगे यहाँ पे, तो चलो उधर थोड़ा सा वर्क हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ किसका, सेंटर, मतलब इसका SCC का। तो SCC में क्या होता है, जितने भी हम लोग एटम अरेंज रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, हम लोग को कॉर्नर में। अगर घर के, अगर तुम जिस रूम में बैठा है उसमें तुम ध्यान देना, तो उसमें देखो कि तुम्हारा जो रूम है उसका जो कॉर्नर है, मतलब ऊपर नीचे सभी जगह देख रहा है, तो तुम्हारे पास कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। अब 8 कॉर्नर है और सभी कॉर्नर में तुम्हें क्या रहते हैं, एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एटम का यहाँ पे जो पार्टिसिपेट रहता है एक रूम का, वो कितना होता है, सो देखो तुम अनुमान करो, अभी जहाँ बैठा है उसी तरह से तुम ऊपर खाली देखो छत पे, तुम्हें सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। मान के चलो तुम्हारा घर जो है, तुम्हारा रूम जो है वो समझ जाओ कि तुम्हारा 2 तल्ला वाला है, क्या है, 2 तल्ला है, 2 फ्लोर का है। तो तुम कॉर्नर में देखो, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे जिस तरह से तुम एक दीवार में देखोगे तुम्हें पता चलेगा अगर वो कॉर्नर को लिया जाए तो तुम्हारा कितना घर से वो ज्वाइंट हो सकता है। तो तुम देखोगे जिस घर में है उसका बगल भी एक रूम बनेगा, उसके पीछे भी, और जिस रूम में है उसके पीछे भी बनेगा। मतलब नीचे तुम्हारा कितना रूम हो जाएगा, 4 गो अगर रूम बना दिया उसके साथ ही साथ, तो तुम्हारा एक कॉर्नर का बराबर होगा। उसी तरह छत के ऊपर भी देखोगे तो छत के ऊपर भी 4 गो बनाया जा सकता है, जिसमें वो कॉर्नर क्या होगा, शामिल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसमें मान के चलो एक गेंद रख देंगे, कोई फुटबॉल रख देंगे, तो समझो कि कितने आइटम में जाएंगे, मतलब कितने घर में जाएंगे। तो तुम बोलेगा कि 8 का 8 में जाएगा, कितना जाएगा, 8 का 8 में। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो इस वाला घर में रखेंगे, ठीक है, मतलब इस वाला कॉर्नर में अगर रखेंगे तो एक तो इसमें हो गया, अगर इसके बगल में रूम रहेगा तो उसमें भी जाएगा, एक तो इसका चल जाएगा, इसके बगल वाला में भी जाएगा, मतलब नीचे हो गया। उसी तरह से ऊपर भी उसका तो घर होगा, रूम होगा, तो उसमें मतलब कि एक जो आइटम होता है वो एक आइटम कितना
कितने घर में बटा हुआ रहता है, 8 घर में। कितना रहता है, 8 घर में। तो इसका मतलब है कि एक एटम जो रहता है वो 8 घर में हम लोग को क्या रहता है यहाँ पे, तो हम लोग को बटा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखो इतना हिस्सा हम लोग को क्या रहता है, एक रूम में होता है। एक रूम में कितना रहता है, एक एटम का पार्टिसिपेट इतना। एक एटम था उसमें 8 घर में बट गया, तो एक घर में कितना उसका हिस्सा रहा, तो 1/8। अब देखो 1/8 एक एटम का बात हुआ, तो यहाँ पे तुम देखेगा कि एक रूम में कितना कोना होता है, 8 कोना, और 8 गो तुम्हारे पास एटम है। अब बताओ कि 8 गो तुम्हारा यहाँ पे एटम है, तो 8 एटम का कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एक रूम में, एक रूम में उसका कितना पार्ट आ जा रहा है। तो तुम देखता था कि एक एटम जो होता है उसका कितना भाग हम लोग को एक रूम में आता है, 1/8। अगर इसी को गुना कर देंगे 8 एटम का, देखेंगे कि 8 एटम को टोटल मिला करके हम लोग के पास एक घर में कितना हम लोग को वहां पे रहता है। तो तुम क्या करेगा, 8 गो एटम से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देगा। अभी देखो क्या हो जाएगा, 8 से 8 खत्म, तो अभी देखिएगा कितना हो जाएगा, एक एटम के बराबर हम लोग को क्या होता है, एक रूम में हम लोग यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, 8 एटम को मिलाने से देखिएगा उसका कितना टुकड़ा हम लोग को एक रूम में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसका हिस्सा को अगर जोड़ोगे तो वहां से क्या पता चलता है कि एक एटम के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि एससीसी में जितने भी एटम अरेंजमेंट रहता है वो हम लोग को कॉर्नर में होते हैं, और कॉर्नर का सभी कॉर्नर वाला एटम्स को मिलाने के बाद देखा जाता है कि कितना एटम के बराबर होता है, तो एक एटम के बराबर होता है। तो तुम्हें पता चल गया कि एससीसी में जो रहता है वो कितना एटम्स रहते हैं, तो एक एटम रहते हैं। उसी तरह से बीसीसी का बात करता है, तो बीसीसी में क्या होता है, तुम्हारा पूरा कॉर्नर में तो है ही, साथ ही साथ तुम्हें क्या रहता है, तो बीसीसी तुम्हारा बॉडी में भी रहता है। बॉडी में कहने का मतलब यहाँ पर तुम्हें मौजूद रहता है। बॉडी कहने का मतलब अनुमान करो, तुम्हारा दीवार पूरा चारों तरफ देख रहा है, अब तुम्हारा जो बीच में रूम है ना, दीवार छत पे हम लोग को सटना चाहिए ना नीचे ना कोई दीवार में, ठीक है, बीच में तुम एक एटम को रख दो। अब वहाँ पे क्या पता चलेगा, अब ये एटम है जो बीच वाला वो कौन सा रूम में है, अरे भैया जिस रूम में तुम रखोगे उसी का तो पूरा हिस्सा हो गया। क्या वो दूसरे रूम में बट रहा है, क्या नहीं बट रहा है, मतलब तो बीच में रख दे रहा है बॉल को, तो वो तो वही रूम के बराबर हो गया। वही तुम कॉर्नर में रख रहा था, एक बॉल 8 घर में बट जा रहा था, लेकिन वही तुम बॉडी में रख देता है, मतलब बीच में रख देता है, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा तो वही घर का हिस्सा हो गया। तो इसी चलते यहाँ पे पता चलता है कि ये एटम एक रूम में कितना, मतलब कि कितने रूम में बटा रहता था, एक ही रूम में। तो यहाँ से पता चलता है एक एटम एक ही रूम में, तो वो गिनती कितना होगा, एक ही। अब देखो बॉडी सेंटर में तुम्हारा कोना में भी एटम अरेंजमेंट रहता है, एक तुम्हारा बॉडी में, और बॉडी वाला सिर्फ वही रूम का पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे देखो 8 कोना का मिलाने से तुम्हारा एक एटम पहले से होता था, एक तुम्हारा कोन मतलब कि तुम्हारा बॉडी वाला बीच वाला रूम के बीच वाला, तो वहाँ से कितना हो गया, एक प्लस हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 एटम। कितना हो गया, 2 एटम तुम्हारे एक रूम में हम लोग को मौजूद रहता है। किस कंडीशन में, बीसीसी में। तो इस अनुसार से हम लोग बोले कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना मौजूद रहते हैं, 2। अब बात आता है एफसीसी का। किसका बात आता है, एफसीसी का। तो एफसीसी में क्या होगा भैया, तो एफसीसी में क्या रहता है, तुम्हारा पूरा कॉर्नर में रहेगा, उसके पास फेस में रहेगा, कहाँ रहेगा, फेस में। अब फेस में कहाँ क्या रहेगा, तो दीवार में, कहाँ रहेगा, दीवार में। अब दीवार में और तुम्हारा कॉर्नर में मिलाने के बाद वहाँ पे डिसाइड करो कि उसका कितना होगा। अब तुम देखो यहाँ पे बॉडी में नहीं रहता है, कच रहता है यहाँ पे बॉडी में नहीं। अब देखो उसका फेस में, अभी तुम देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो तू समझ गया कि कॉर्नर वाला मिलाने के बाद कितना एटम होता है, एक एटम के बराबर। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि चलो कॉर्नर को मिलाने के बाद एक एटम हम लोग को पता चल गया। अब क्या होता है, जैसे कोई भी दीवार में देखो तो दीवार के बीच में रहता है। अब मान कर चलो दीवार के बीच में अगर हम लोग को फुटबॉल को रख देते हैं तो उसमें क्या पता चलेगा, एक फुटबॉल 2 घर में बट रहा है। जैसे मान के चलो कोई भी दीवार ले लेगा, मान के चलो इधर वाला, और मान के चलो तुम्हारा जो फैन होगा लगा हुआ पूरा छत पे, वहीं पे मान के चलो एक फुटबॉल को रख दे उस दीवार में छत पे, तो क्या रहेगा, आधा पोर्शन इस रूम में और आधा पोर्शन उसके ऊपर वाला रूम में। तो वो फुटबॉल कितने भाग में बट रहा है, 2 पार्ट में। कितना बट रहा है, 2 पार्ट में। मतलब यहाँ पे समझ गया कि एक जो फुटबॉल होता है वो कितना पार्ट में बटता है, 2 पार्ट में। मतलब कि एक रूम में कितना हिस्सा रहता है उसका, आधा। कितना हिस्सा रहता है, आधा। अब तुम देखो तुम्हारे रूम में कितने दीवार है, कितना फेस है, तो तुम देखिएगा इधर, उसके पीछे, फिर इधर, फिर इधर, कितना हो गया, 4 गो, और एक ऊपर छत और एक नीचे दीवार। तो कितना तुम्हारे पास हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। अब देखो 6 गो तुम्हारा फेस है और 6 में तुम्हारा एक आइटम रखा हुआ है, और एक एटम आधा हिस्सा रहता है एक रूम का, तो तुम्हारे पास 6 एटम है। तो क्या करेगा,
1/2 को गुना कर देगा 6 से, तो यहाँ से पता चलेगा कितना 3। तो यहाँ से देख रहा है कि फेस वाला में कितना एटम तुम्हारा एक रूम का प्रेजेंट है, तो 3 एटम के बराबर। कितना है? 3 एटम का। तो फेस वाला हो गया 3 गो, और तुम्हारा कॉर्नर में भी तो पता रहेगा, तो कॉर्नर वाला तुम्हारा कितना हो जाता है 1। तो 3 गो तुम्हारा कोना वाला और 1 हो गया तुम्हारा क्या चीज तुम्हारा मतलब 3 हो गया तुम्हारा फेस वाला और 1 हो गया तुम्हारा कॉर्नर वाला। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 4। कितना हो गया हम लोग को? 4। समझ में आ गया? तो इसी तरह से हम लोग पता चल गया कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो यही 3 को क्वेश्चंस बार बार पूछते रहता है कि एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 1। बीसीसी का केस रहेगा तो कहाँ रहता है? 2। अगर एफसीसी रहेगा तो कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो क्या तुम्हें ये चारों का मतलब तीनों का तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया? तो एक ही वीडियो में यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगला अगर सेट आएगा तो अभी क्या पूछा? बीसीसी। आने वाला दिन में एचसीपी पूछेगा, एफसीसी पूछेगा, चाहे तुम्हारा एससीसी पूछेगा। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा। अभी तुम्हारा कितना पूछा था? बीसीसी। तो बताओ बीसीसी वाला तुम समझ पाया कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना रहता है? 2। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया यहाँ पे? तो अभी चाहते तो इसी तरह से क्वेश्चन रहता, खाली बोल देते इसका आंसर 2, इसका आंसर फिर दिखा देते यहाँ पे 74%, इसका निकाल के दिखा देते, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? सो बताओ। और जितने भी यूट्यूबर हैं सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, उसे चाहिए पूरा कंसेप्ट। हाँ देखो, यहाँ पे 2 टाइप का स्टूडेंट रहता है। एक तो पूरा ब्रिलियंट है, उसका कंसेप्ट पूरा मौजूद है, सिर्फ क्वेश्चन देखेगा वो आंसर मार के निकल जाएगा। दूसरा इस टाइप का स्टूडेंट रहता है जिसका कंसेप्ट कंप्लीट नहीं है, तो उसे सिर्फ क्वेश्चन से मतलब नहीं, उसको सटीक आंसर भी और उसको समझाना भी होता है, और जो कि कोई भी यूट्यूबर यहाँ पे नहीं कर रहा है। इसी चलते हम यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अगर तुम जुड़े हुए रहोगे तो तुम्हें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलो, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना दोस्त, क्योंकि देखो मेरा भलाई उसी में है जब तुम वीडियोस को लाइक करेगा, एक अच्छा सा कमेंट करोगे, ठीक है, और जितना से जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लोग यहाँ पे देखेंगे, जितना ज़्यादा तुम लोग को प्यार देखने को मिलेगा यहाँ पे, जितना तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे लाइक कमेंट देखने से बाद, तो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चा लोग खुश है और उन लोग को लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ बेटर मिल रहा है। तो यही सब देखने के बाद हम लोग के अंदर और जिज्ञासा उत्पन्न होता है, चलो हम लोग कुछ और अलग करते हैं। ठीक है, तो यही सब करने से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चला रहे हैं। और तुम बताओ ना, तुम्हें लोग यहाँ पे 6 घंटा कौन इतना पढ़ाएगा? बताओ, बहुत सारा यहाँ पे मेहनत लगता है। सबसे पहले तो इतना वीडियोस बनाओ, प्लस में खड़ा प्लस में फिर इसको एडिटिंग करो, फिर इसको अपलोड करो, कौन इतना करेगा बताओ? MB खत्म होता है, सारा कुछ होता है। तो इसी चलते जब तुम लोग को फ्री में मिल रहा है तो इतना तो तुम्हें बनता है दोस्त। ठीक है, चलो, समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग तो इतना कर ही सकता है, तुम लोग बहुत अच्छा बच्चा है। चलो, तो तुम्हें पता चल गया कि BCC वाला का कितना नंबर ऑफ एटम्स हो जाता है? 2। क्या तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, इसको यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट का तुम क्रैश कोर्स को देखोगे तब तुम यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसका 74% या फिर 76% या फिर 52.4% या फिर 26% कितना आखिर आंसर होता है। ये कहाँ समझ में आएगा? जब तुम क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे और वहाँ पे सॉलिड स्टेट का तुम कंसेप्ट सीखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर ये निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अभी बता देंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट वाला देख लेना, और जो बच्चा को यहाँ पे सॉलिड स्टेट कंप्लीट होगा तो पता चल ही रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। तो यहाँ पे जो CCP है, CCP में 3 डायमेंशन में ये अरेंजमेंट रहता है, तो CCP में जो ऑक्युपाइड रहता है वो कितना % ऑक्युपाइड रहता है? तो तुम्हें पता है कि CCP जब ऑप्शंस रहता है तो उसमें कितना रहता है हम लोग को भरा हुआ? तो 74% वो क्या रहता है? ऑक्युपाइड रहता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को वहाँ पे जब चैप्टर्स को नॉलेज लेगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो तुम वहाँ पे जाकर देखोगे तो तुम्हें बहुत बेटर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? मोलारिटी। यहाँ पे मोलारिटी हम लोग को निकालना है कि जब हम लोग को क्या हो रहा है, तो हम लोग को 40 ग्राम NaOH हम लोग को क्या कर रहा है? तो डिजॉल्व किया गया है किसमें? तो 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो 2 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम अगर तुम्हारा NaOH है तो बताओ कि वो वाला सॉल्यूशन में तुम्हारा मोलारिटी आखिर होगा क्या? तो तुम्हें ये भी पता है कि जो तुम्हारा मोलारिटी का फॉर्मूला होता है उसी से तुम्हें निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट, ये तो तुम्हें पता है। और नीचे जो होता है वो क्या होता है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इतना होता है। और ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं वो हम लोग को लीटर में लेते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन कितना लीटर का है, तो तुम्हें पता चल रहा है कि 2 लीटर का है, ये तो तुम्हें पता है। मतलब चलो ऊपर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ऊपर हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो क्योंकि स्पेस नहीं है ना भाई, कहाँ हम लिखेंगे, मिटाना तो पड़ेगा ही। चलो हम लोग पता चल गया कि यहाँ पे अगर हम लोग गिवन डाटा अगर बात करें तो क्या क्या हम लोग को दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम हम लोग को दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को गिवन है। कितना दिया है, 2 लीटर हम लोग को गिवन है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को मोल अगर हम लोग को पता चल जाता, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पता चल गया कि हम लोग को NaOH है। अब मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं हम लोग को पता है कहीं मोल के बारे में बोल रहा है कि इतना मोल है, सो नहीं पता है। लेकिन हम लोग को एक चीज़ अच्छा है कि NaOH जो सॉल्यूट है उसका हम लोग को वेट दिया है। कितना वेट है हम लोग को, 40 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना कि वेट ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 40 ग्राम हम लोग को दिया गया है। अब अगर हम लोग किसी तरह से उसका मोल का अगर पता कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला पुट करेंगे और आराम से उसका बैठा करके और उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब उसको कैसे करेगा, सो देखो हम लोग ये जो जान गया था कि यहाँ पे देखो मोल, ओहो अच्छा इधर लिख लेते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है हम लोग को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लेते हैं वो लीटर में, और यहाँ पे लीटर में दिया गया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग ये भी तो जानते हैं कि मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ऊपर हम लोग जानते हैं कि वेट और नीचे क्या हो जाता है हम लोग को, मोलिक्यूलर वेट हो जाता है। और ये हो गया हम लोग को मोल बराबर, और नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो हम लोग को गिवन है, वेट भी हम लोग को गिवन है। अब देखो मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पता है क्या, नहीं पता। लेकिन हम लोग को ये तो पता है कि हम लोग को सॉल्यूट क्या है, NaOH हम लोग को पता है। अब इसका क्या करेंगे, मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, मोलिक्यूलर मास या फिर मोलिक्यूलर वेट, इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालेगा, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब जोड़ दो, 3 और 6 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो गया 40 हो गया। तो 40 तो पता चल गया उसका मात्रा। अब इसको बिठा दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, वेट कितना है उसका, किधर गया 40 ग्राम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 बट्टा, मोलिक्यूलर वेट कितना निकाल लिया उसका NaOH का 40, तो यहाँ पर भी 40 हो गया, और बट्टा में। और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है जी तुम्हारा 2 लीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1, और नीचे इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/2। और इसको अगर डिवाइड कर देगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.5। और जब मोलैरिटी निकालते थे इसको कैपिटल लेटर M से या फिर मोल पर लीटर लिख देते हैं। तो अभी देखो तुम्हारा जो आंसर आया वो आंसर कितना आ गया 0.5 आ गया। अब देखो तुम्हारा ऑप्शन में कहाँ तुम्हारा 0.5 है, यहाँ पे 0.75 होगा नहीं, 1.5 होगा नहीं, 1 होगा ही नहीं। यहाँ पे देखो 0.5 मोलर, तो तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मोलर। अब देखो ये क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे, अरे भैया जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं रहेगा चैप्टर्स का तब तक तुम ऐसा कैसे सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ रटने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है, देखो अगर जो मेरे गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा यकीनन वो 50 से 60 नंबर में तुम अटक जाओगे। लेकिन जैसे जैसे अगर तुम मेरा गाइडलाइन को फॉलो करोगे, जिस तरह से यहाँ पे तुम लोग को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अगर हर एक वीडियो को तुम देखते आओगे और मुझे फॉलो करते आओगे, यकीनन तुम्हें पूरा 100% रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। गारंटी यहाँ पे देते हैं हम कि अगर तुम फॉलो करोगे तो 90+ मार्क्स तुम ले लाओगे केमिस्ट्री में। वैसे वैसे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद होंगे जो थोड़ा सा मेरा सहारा लेंगे तो वो 100 में 100 भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो जैक बोर्ड में उतना नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी चलते बोलते हैं कि सिर्फ रटना छोड़ दो, समझना सीखो, ठीक है। समझ जाओगे तो तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसको तुम छोड़ोगे नहीं, ठीक है। इसी चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कुछ भी हो उससे पहले तुम्हें चैप्टर्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसी चलते हम यहाँ पे क्रैश कोर्स भी चलाए हैं ताकि तुम लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाओ, सीखो, सब कुछ करो। बाकी तो हम हैं ही यहाँ पे, सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, सब कुछ यहाँ पे करवाने वाले हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग को क्वेश्चन है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे के कन्फ्यूजन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो उसका एक जब वन शॉट वीडियोस लेकर के आएंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि अगर इससे हट के क्वेश्चन पूछेगा तो तुम उसको आंसर कैसे लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या है, EMF ऑफ सेल। किसका पूछ रहा है, EMF जो पूछ रहा है वो हम लोग को पूछ रहा है सेल का। अब यहाँ पे विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। अब यहाँ पे देखो हम लोग को गिवन यहाँ पे है तो क्या दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब जो दिया है, अब यहाँ पे देखो ये रिडक्शन दिया है, क्या चीज़ है, रिडक्शन, और ये भी क्या है, रिडक्शन वाला है। रिडक्शन को कैसे पहचानते हैं, सो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 2 प्लस से जा रहा है किसमें, प्लस में, मतलब घट रहा है इसका। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है और इसका कितना है, 0 अभी दिख रहा है, कितना है, 0। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 2 से कितना जा रहा है, 0 में। तो इस तरह से अगर हम लोग को डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग को निकालना है EMF ऑफ सेल। अब जब हम लोग यहाँ पे EMF का बात करते हैं, किसका, EMF ऑफ सेल का, तो इसका हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि इसमें जब चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बताएंगे और इसका बहुत तरीका से बताएंगे तुम लोग को कि इसको किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी इस तरह का क्वेश्चंस है, अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग को जो अभी सिंपल बताने वाले, क्योंकि इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, जब तुम लोग कंसेप्ट को देखोगे चैप्टर्स तो उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे बताया जाएगा और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझो कि यहाँ पे देख रहे हैं ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है, और यहाँ पे हम लोग जब EMF ही सब बनाते हैं तो इसमें हम लोग को शॉर्टकट यहाँ पे तरीका दिया गया है। क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट वाला को हम लोग लेफ्ट से क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे राइट में जो दिया रहता है हम लोग को रिडक्शन वाला पोटेंशियल, उसमें हम लोग घटा देते हैं क्या चीज, हम लोग इधर लेफ्ट वाला को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इधर लेफ्ट वाला को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, राइट वाला तुम्हारे पास क्या है, तो राइट वाला का वैल्यू यहाँ पे देख रहा है 0.34 वोल्ट है और वो भी कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 0.34 वोल्ट, और यहाँ से नेगेटिव तो नेगेटिव। अब लेफ्ट वाला का वैल्यू देखो, तो लेफ्ट वाला में कितना दिया है 0.25 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 0.25 वोल्ट, इतना। ठीक है, अब इसको और इसमें, और ये भी देखो 0.25 है, वो नेगेटिव में वैल्यू पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25, और इधर कितना है तुम्हारा 0.34, और इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं 0.59 वोल्ट हो जाएगा, और वो भी कैसे हम लोग को हो रहा है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस तरह का देखते रहना यहाँ पे साइन में। इसमें क्या है, बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसे होता है जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो बहुत सारा कंफ्यूजन वाला जो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस रहता है उसको हम डील करेंगे कहाँ पे, तुम्हें चैप्टर्स में। ठीक है, तो तुम वन शॉट वीडियोस उसको जरूर देख लेना ताकि तुम्हें पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 0.59। यहाँ देखो ऑप्शन क्या है, 0.59 वोल्ट, फिर यहाँ पे देख रहे 0.59 वोल्ट तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पे। तो तुम ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे गलत होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हो नहीं गा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैटालिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। तुम अभी तक तुम देखा है प्रोसेस में तो 2 प्रोसेस, एक हैबर प्रोसेस, एक देखा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो तुम्हारा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उसमें हम लोग को कैटालिस्ट जो यूज करते हैं उस प्रोसेस में, जैसे कि हैबर प्रोसेस है, तो हैबर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो तुम्हारा कौन सा रहता है, Fe रहता है। क्या रहता है, Fe। अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस रहता है तब यूज करते हैं क्या चीज, V2O5। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग को पूछते रहता है, तो इसी चलते इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जैसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो उसमें यूज होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग याद करके ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब कैटालिस्ट का बात कर रहा था तो कौन सा यूज करते हैं, Fe का। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, किस प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस में। ध्यान रखना, हैबर और कॉन्टैक्ट ये दो क्वेश्चन कोई भी एक पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ किसका, आयरन का। तो आयरन का ओर क्या होता है, तो तुम जानता है इसको, तो डायरेक्टली तुम याद किया रहता है, क्या होता है उसका, हेमेटाइट होता है। क्या होता है हम लोग को, हेमेटाइट, तो ये तो सभी को याद ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7,
द रोल ऑफ अ कैटालिस्ट टू चेंज। अब यहाँ पे देखो जो कैटालिस्ट यहाँ पे क्या चेंज करता है, क्या चीज चेंज करता है, क्या चेंज करने के लिए उसका रोल होता है। सो देखो गिब्स एनर्जी दिया है, इंथाल्पी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कैटालिस्ट का यूज आखिर क्यों करते हैं, ताकि वो हम लोग को क्या हो, रिएक्शंस फास्ट हो सके। क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी रिएक्शन से अगर उसमें कैटालिस्ट डाल देते हैं तो रिएक्शंस क्या होता है, थोड़ा सा उसका एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने की वजह से उसका क्या होता है, रिएक्शंस थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंथाल्पी वगैरह कुछ नहीं करता है, गिब्स एनर्जी में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी किसी तरह का कोई पार्टिसिपेट नहीं। हाँ, उसका एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैटालिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शंस में अगर कैटालिस्ट डालते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। क्या समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान देना, यहाँ पे हर एक बार क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, एक रहता है डिपेंडेंट, एक बोलता है इंडिपेंडेंट। तो अच्छे से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना कि वो इंडिपेंडेंट बोल रहा है कि डिपेंडेंट बोल रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मतलब कौन सा, यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहा था, कहीं भी पढ़ रहा था, अगर हमसे पढ़ा है तो ठीक है, तो वहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो एक लाइन में तुम समझो कि टेम्परेचर पे डिपेंड वही करता है जहां तुम्हें वॉल्यूम दिख जाए। क्या दिख जाए, वॉल्यूम। तो जिस वाला कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम लग रहा है तो वॉल्यूम वाला कंसंट्रेशन डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। और जो वाला कंसंट्रेशन टर्म्स में तुम्हें अगर वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला जानता है कि मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। अरे भैया तो वॉल्यूम तो आ ही गया, मतलब ये तो डिपेंड करेगा। और हम लोग को पूछा क्या है, जो डिपेंड नहीं करता। मोलालिटी, मोलालिटी में क्या होता है, ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वहां पे क्या होता है, वॉल्यूम का कहीं तो टर्म यूज नहीं हुआ, और उसमें क्या होता है, वॉल्यूम जिसमें टर्म यूज नहीं हुआ वो क्या रहता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। वो टेम्परेचर से किसी तरह का डिपेंड नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर टेम्परेचर घटाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में भी जान रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर नीचे हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें भी वॉल्यूम और इसमें भी वॉल्यूम लगता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोलालिटी। तो क्वेश्चन में ध्यान से तुम लोग पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर जाते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या अंतर है तुम्हें समझ में आ गया। तो जब भी क्वेश्चन देखेगा, जैसे कोई रहता है नोट लगा हुआ रहता है, तो क्वेश्चन ये सब ज्यादा इंडिकेट करके पढ़ना और समझना, सही आंसर देकर आना। ठीक है, जल्दबाजी में गलती मत करना। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन एकदम पूछने जैसा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। यहाँ पे क्या है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का बात कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का कब हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो तुम लोग जानता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के दौरान वहाँ पे बताया गया था कि जब हम लोग उसका क्या करें, तो डाइल्यूशन अगर हम लोग बढ़ा देंगे, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से हम लोग को क्या होगा, उसका मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से हम लोग को कोई उसमें होता नहीं है। अब यहाँ पे देखो डाइल्यूशन जब हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो उसका मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी बताना है। कोवैलेंसी बताने का मतलब क्या होता है कि वो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड वहां पे बनाया है। तो जितना नंबर ऑफ बॉन्ड रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। जैसे कि N2O5 है, तो इसका स्ट्रक्चर से अगर छापोगे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 गो है। अब यहाँ पे देखो इसका बॉन्ड बनाएगा, इस हम लोग जानते हैं इसके पास कितना रहता है, तो 5 को यहाँ पे क्या रहता है इसके पास, तो हम लोग जानते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या होता है, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, अभी और है, अभी तुम्हारे पास 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जोड़ना है। अब तुम क्या करता है, एक इसके साथ जोड़ दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो एक यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ बना देगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करेगा, सो देखो अभी भी हम लोग के पास कितना है, 5 गो करना था, अभी हम लोग कितना दिखाएं, 3 गो। अब 3 गो दिखाए तभी और तुमको ऐड करना अभी बाकी ही है। तो अभी तुम क्या करोगे, इससे देखो कितना चल गया, 2 1 3 1 4 और एक और चल जाएगा यहाँ पे 5।
और यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक और ऑक्सीजन तुम यहाँ पे ऐड करोगे, तो एक और ऑक्सीजन और मतलब ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 4 गो और एक उसके पास हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। तभी इसके पास 5 ही था इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इसके साथ चल गया ऑक्सीजन साथ, अभी 2 इसके साथ चल गया, कितना हो गया 3 गो, और अभी 2 गो बचा हुआ है। तो अब इसका बॉन्ड बना, तो बॉन्ड बनाएगा तभी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनाता है, क्या होता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर जाके वहाँ पे देता है, ठीक है। तो उस तरह से करता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके पास ऑक्सीजन चल जाता है और इसके ऊपर कितना चल जाता है नेगेटिव, और इसके ऊपर कितना चल जाता है पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसी चलते यहाँ पे किसके साथ चल जाता है, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे कितना हो जाता है नेगेटिव, और इसके ऊपर कितना चल जाता है पॉजिटिव। तो ये तुम पढ़ा होगा स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके पास देखो नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ और इसके साथ 2 बॉन्ड का, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और 2 4, और इस नाइट्रोजन पर भी देखेगा तो 2 गो और 1 3 1 4, तो 4 गो बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो जितना बॉन्ड से वो जुड़ा रहेगा उतना ही उसका कोवैलेंसी होता है। अब यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि इसके पास सिंगल क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था, तो लोन पेयर जाके वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ करता है, जो कि वहाँ पे क्या बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस चलता नहीं तो यहाँ पे बोलेगा कि 2 हम लोग का इलेक्ट्रॉन था, डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखा कि इसका कितना बॉन्ड बन रहा है 4 बॉन्ड, तो उसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखो कहाँ है 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे हुआ सो। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेना, और जितना भी वहाँ पे बॉन्ड रहेगा, जैसे अभी तुम्हारा N2O5 हो जा, उसी तरह से कुछ भी कंपाउंड देगा, और उसका अगर कोवैलेंसी निकालना है तो इसी तरह से स्ट्रक्चर छापना है, जितना वो बॉन्ड बनाएगा उतना ही उसका क्या हो जाता है कोवैलेंसी। अब चलो 11 नंबर, सबसे पहले तो इसको मिटा लेते क्योंकि इसके लिए हम लोग को स्पेस की जरूरत पड़ेगा, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट कर लेना और नहीं तो खुद से लिख लेना, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ जाएगा, बस उतना ही हम लोग को करना है। सारा क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है, पूरा समझते जाना है, और उसका आंसर आखिर हम लोग किस तरह से लिखेंगे वो सारा कुछ तुम लोग समझते जाना, तभी तुम लोग क्या करेगा अच्छा तरीका से आंसर लिख पाएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब यहाँ पे एक बात कर रहा है किसका, कलर कंपाउंड का, और कलर कंपाउंड वही शो करता है जिसके पास हम लोग को क्या हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हो। क्या होता है, जिस हम लोग एटम हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट में देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग को कलर्ड कंपाउंड वही होते हैं जिसके पास हम लोग क्या हो तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहे। तब यहाँ पे हम लोग देखो कि क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है स्कैंडियम है, क्या चाहिए स्कैंडियम, तो इसका हम लोग जानते हैं कि कितना होता है हम लोग को 21 होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 21, और इसका अगर कन्फिग्रेशन करोगे तो तुम क्या जानता है, तो तुम जानता है यहाँ इसका 4s2 होता है और 3d कितना होता है 1 होता है, ये होता है इसका क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी तुम्हारे पास क्या है, तो यहाँ पे 3+ है, मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाला गया है। तभी देखो S से कितना निकालेगा 2 और इसके से निकालेगा कितना 1, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा तो बच जाएगा 4s0 और 3d कितना बच जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो D के पास हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो रहता है, और उसमें जब हम लोग कलर्ड कंपाउंड का देखते हैं तो देखते हैं D में हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग घर तो देख रहे थे कि 5 तो है, घर हम लोग 5 गो है, लेकिन इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यह क्या हम लोग का कलर्ड कंपाउंड है क्या, नहीं, तो इस हिसाब से ये स्कैंडियम तो होगा ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पे देखो मैंगनीज का, मैंगनीज के ऊपर कितना है 2 पॉजिटिव, और मैंगनीज का जो तुम जानता है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज मैंगनीज, और मैंगनीज का तुम जानता है कि इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 25। इसका करोगे कन्फिग्रेशन तो तुम्हारा कितना हो जाता है 4s2, हम लोग को कितना हो जाएगा 4s2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग को कितना 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो इसका कन्फिग्रेशन करेगा, अभी देखो Mn के पास कितना है 2 पॉजिटिव, इसका जो कन्फिग्रेशन करेंगे वो क्या करेंगे हम लोग Mn 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कहाँ से निकलेगा 4s से, तो 4s से निकालेगा तो इसके पास 0 आ जाएगा, लेकिन अभी भी तो इसके पास कितना बचा है 5, तो अभी इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसका जब कन्फिग्रेशन करके जब इसका लिखेगा तभी क्या भरेगा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, अब 5, अब देखो इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, इसका मतलब ये क्या करेगा हम लोग को कलर्ड कंपाउंड यहाँ पे है, और ये हम लोग को कलर शो करेगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर जिंक का बात करेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं उसका भी ताकि तुम समझ पाओ सारा चीज को। यहाँ पे क्या हो जाएगा जिंक, जिंक का जानता है कितना 30 होता है, अब 30 होता है तो यहाँ पे जानता है इसका कितना हो जाएगा, वहाँ से 20 हो जाता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी देख रहा है Zn के ऊपर कितना पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जब Zn 2 पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन करेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना,
कहाँ से निकलेगा, 4s से। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे 0 हो गया। अभी तुम्हारे पास कितना बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब 10 को करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके डबल हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना और बैटल में भर के देखो। तो यहाँ पे देख रहा है किसी तरह का एक भी हम लोग को अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं दिखा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा तो वो कलर कंपाउंड शो नहीं करेगा। मतलब जिंक भी करता क्या, नहीं करता। अब यहाँ पे देखो डी नंबर, यहाँ पे देख रहा है टी आई का, यहाँ पे 4+, यहाँ पे जानते हैं कि उसका कितना होता है, 22 होता है। कितना होता है हम लोग को, 22। तो यहाँ पे देख रहे हैं टी आई, यहाँ पे कितना होता है, 22। इसका करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अबर जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो 4 पॉजिटिव का कर रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से 2 को और यहाँ से 2 को, तो फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 0। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भैया, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये भी कलर शो करेगा क्या, नहीं करेगा। समझ में आ गया कैसे हम लोग कलर कंपाउंड को हम लोग करते हैं। सो ये हम लोग को जब डी ब्लॉक पढ़ता है तो उसमें बताया जाता है सारा कुछ, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाता है, मैंगनीज वाला, कि ये हम लोग को क्या करता है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन का होने की वजह से ही क्या होता है, कलर कंपाउंड वो हम लोग को कलर शो कर पाता है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2+। अब ये M कोई एटम है और उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो 2+ है। अब यहाँ पे देखो जो एटॉमिक नंबर ही जो M का है वो कितना है तुम्हारा, 27। और इसका हम लोग देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है। क्या चीज़, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। अब देखो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का निकालने का फॉर्मूला, तो वो हम लोग बहुत आसान से हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है √, यहाँ से होता है n और यहाँ से होता है n+2 इतना, और इसका होता है यूनिट कितना, Bm होता है, ठीक है। अब देखो ये जो n होता है वो n आखिर क्या बताता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या चीज बताता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू दिया गया। अब देखो यहाँ पे जो m जो तुम्हारा एटम है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला भी गया। उसके बाद देखो कि कितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके अनुसार से तुम क्या करो उसका, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो। अब देखो Z बराबर 27, इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना बोल रहा है, 27। और तुम तो जानता है यार कि 27 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है। किसका होता है हम लोग को, कोबाल्ट का होता है। कोबाल्ट का कितना होता है, 27। अब कोबाल्ट का 27 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो। तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या हो जाएगा, तो 4s2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और अभी देखोगे तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहेंगे और डी में तुम्हारे पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, चलो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7। अभी देखो अब तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पे देख रहा है कि जो भी एटम था तुम यहाँ पे एटॉमिक नंबर से पता चल गया कि वो क्या है तुम्हारा, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर 2 पॉजिटिव। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या करेगा, S से तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से एक भी, यहाँ पे ये तो वैकेंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेगा तो इसी तरह से तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। और अभी देखो तुम्हारे पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 2 3 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 3 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब 3 जब पता चल गया तो उसके अनुसार से इस फॉर्मूला में पुट करो और इससे तुम क्या कर लो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। चलो पुट करते हैं। √n के जगह में कितना हो जाएगा, 3, n के जगह में कितना हो जाएगा, 3 और प्लस में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट Bm करो। तो 3 2 5 और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से कितना हो जाएगा, Bm हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से, अब इसका जब तुम निकालोगे, सॉल्यूशन जब करोगे तो सॉल्यूशन करने के बाद तुम्हें क्या निकलेगा, यहाँ से कैलकुलेट करके तुम देख लो। तो इसका जैसे तुम करोगे तो 3.87 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.87 Bm। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको निकाल लेना ना √, करके। तो इसका वैल्यू जैसे निकालोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3.85 मतलब 87 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या चाहिए कि कलर्ड कंपाउंड क्या है उसको पहचानने का तरीका, तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालना है। तो तुम सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना और इतना तुम ध्यान देना कि कोई भी कंपाउंड मतलब कि एटम दिया रहेगा उसमें हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है, तो उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तुम्हारा n हो जाता है, और उसमें बैठा दो और तुम्हारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चलो इसको लिखो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच
फास्फोरस एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑक्सो एसिड दिए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा फास्फोरस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है। अब कैसे सर्च करेंगे, अब निकालो सभी का। उस तरह से यहाँ देख रहा है कि H3PO3, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे निकालेगा H3PO3 का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेगा, तो यहाँ पे देखो फास्फोरस का निकालना है। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है, +1, और कितना है यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई प्लस। फास्फोरस का नहीं जानते उसको x मान लेंगे प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो यहाँ पे उसका कितना हो जाएगा -2, और कितना ऑक्सीजन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। इसके ऊपर का किसी तरह का चार्ज दिख रहा है का, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा =0। अब यहाँ से निकालो +1 और 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से x हो जाएगा, और -2 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओहो, कितना हो जाएगा यहाँ पे -6 हो जाएगा =0। अब यहाँ देखो +3 -6 कितना हो जाएगा, -3, और फिर उधर जाएगा कितना हो जाएगा, तो x बराबर +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ से पता चला कि इसका कितना हो गया, +3। उसी तरह से H3PO2 का निकालो, तो यहाँ पे देखो H3PO2 इसका निकालोगे, यहाँ पे फास्फोरस का निकालेगा, इसका देखो कितना हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से x ले लिया प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे =0। अब निकालो, यहाँ से 3 हो जाएगा प्लस x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा =0। अब यहाँ से देखो x बराबर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखो -1, और उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ से कितना निकल गया, x बराबर +1, मतलब H3PO2 का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा फास्फोरस में। अब यहाँ पे देखो H3PO4 का निकालो, तो इसके रब कर देते हैं, अच्छा इधर लिख देते हैं, किसका निकालेगा तुम, H3PO4 का। अब यहाँ देखो फास्फोरस का निकालना है, हाइड्रोजन का +1 तो गुना हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, प्लस फास्फोरस का निकालना है तो x हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 गुना कितना है यहाँ पे 4 गो है, और =0, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 + x प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 और 4 कितना हो जाएगा, -8 =0। अभी देखो -8 और +3 कितना हो जाएगा, -5, और उधर जाकर कितना हो जाएगा, तो x बराबर +5 हो जाएगा। अब देखो हम लोग को निकालना क्या था, तो हम लोग को कौन सा फास्फोरस ऑक्सो एसिड में, कौन सा फास्फोरस में तुम्हारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे देख रहा है +5 किस में, H3PO4 में, तो तुम्हारा सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या तुम्हें पता चल गया कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बात क्या कर रहा है, सो देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओरे इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, जब हम लोग ओर का जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस में जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस सप्लाई करते हैं किसका, एयर का, और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, जब बिलो में उससे कम में जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो उस समय जो उसका प्रोसेस होता है ओरे को जब हम लोग हीटिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग की, रिडक्शन की, स्मेल्टिंग। तो तुम्हें बताया गया है वहाँ पे मेटलर्जी चैप्टर में कि जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेस सप्लाई करते हैं हम लोग एयर का और मेल्टिंग पॉइंट बिलो रहता है, तब वहाँ पे क्या होता है, रोस्टिंग प्रक्रिया होता है, रोस्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कैल्सिनेशन क्या होता है इसके बारे में भी तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूछा है रोस्टिंग के बारे में, अगला क्वेश्चन में कैल्सिनेशन वाला बोलेगा, उसी तरह रिडक्शन का बोलेगा, उसी तरह से स्मेल्टिंग बोलेगा। तो ये 4-5 जो टॉपिक तुम लोग को बताया गया कि जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट। अब यहाँ पे देखो ये आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब उस चैप्टर्स में बोल रहा है लिगेंड्स का, कि यहाँ पे जितने भी लिगेंड दिए गए हैं वहाँ पे बताना है कि कौन सा लिगेंड तुम्हारा चिलेट फॉर्म करेगा। अब ये चिलेट फॉर्म कहने का मतलब जो हम लोग दो से हम लोग को जुड़ा हुआ रहे। अब चिलेट कौन फॉर्म बनाता है, तो चिलेट वही कंपाउंड, वही लिगेंड हम लोग को फॉर्मेशन करता है जिसके पास बाइडेंटेड लिगेंड हो। क्या हो, बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड कहने का मतलब वो दो तरह से जुड़ना चाहे दूसरे कंपाउंड को। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एसीटेट का देखेगा, चाहे तुम यहाँ पे देखेगा क्या, देखो एसीटेट देखेगा तो एसीटेट तुम्हारा कैसा दिखेगा, RC≡O नेगेटिव, इस तरह से देखेगा। तो ये कितना बॉन्ड्स बनाएगा, एक ही तरफ से जुड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेगा तुम्हारा किसका,
ऑक्सोलेट का, तो ऑक्सोलेट देखेगा तो इस तरह से मिलेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O नेगेटिव। यहाँ से देख रहा है ये इधर से भी जुड़ेगा और इधर से भी जुड़ेगा, और दोनों तरफ से ये बायडेंटेड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग को चिलेट का फॉर्मेशन करेगा। अब साइनाइड का बात करेगा तो CN, अब यहाँ पे साइनाइड में कार्बन के पास नेगेटिव रहता है, भले इसके पास लोन पेयर रहता है, लेकिन ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये भी मोनोडेंटेड, क्योंकि एक ही तरफ से वो जुड़ सकता है। तो ये लोन पेयर भले था, इधर से नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कहाँ से भी, नेगेटिव वाला से जुड़ेगा, तो ये भी एक एक बनाएगा। अमोनिया की बात करें तो NH3 हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर, तो ये भी जुड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर से। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे का सारा मोनोडेंटेड और बायडेंटेड तुम्हारा कौन से है, तो ऑक्सोलेट। तो ऑक्सोलेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि तुम्हें क्या बनाएगा, चिलेट फॉर्मेशन। क्या तुम्हें पता चल गया कि चिलेट वगैरह कैसे बनता है और क्या होता है ये सारा चीज। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ हैलाइड आयंस इन, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे देख रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उसमें बता रहा है कि कितना वहाँ पे हैलाइड आयंस है उसको पता करना है। और तुम लोग जब मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर्स देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि अगर हम लोग यहाँ पे आयंस का खेल करते हैं तो वहाँ पे देखता है कि जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उन लोग आयंस में नहीं टूटते हैं, उसके जो बाहर रहता है उन लोग क्या करता है, आयंस में टूटते हैं। जैसे अभी ये देख रहा है इधर हम लोग कैटायनिक पार्ट में और ये हम लोग को क्या है, अनायनिक पार्ट में, तो ये टोटल हम लोग को टूटेगा यहाँ पे पॉजिटिव में और ये क्या टूटेगा, नेगेटिव में। अगर कुछ समय क्या रहता है, इस साइड हम लोग को, इधर हम लोग को रहता है पूरा कॉम्प्लेक्स वाला जो हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, इधर हम लोग को रहता है सिंपल में, जैसे कि पोटेशियम ये सब मिलेगा, कैल्शियम ये सब मिलेगा, ठीक है। अब इधर रहता है तो इधर हम लोग को आयंस में टूटता है और ये वाला, तो सिर्फ इतना तुम लोग ध्यान देना कि जब भी हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है तो उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है तो उन लोग हम लोग आयंस में नहीं टूटता है, उसके बाहर वाला हम लोग को आयंस में टूटता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन ये जो कंपाउंड है ये किस तरह से टूटेगा, सो देखो यहाँ पे तुम्हारा Pt है, फिर यहाँ पे देख रहा है NH3 का होल 3 है, फिर यहाँ पे Cl2 है, फिर यहाँ पे क्या है Br, तो ये क्या टूटेगा, तो ये पॉजिटिव में टूटेगा और बाकी यहाँ पे क्या टूट जाएगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे बोल रहा था कि कितना नंबर तुम्हारा क्या है, हैलाइड आयंस, कितने हैलाइड आयंस यहाँ पे होंगे। तो तुम जा रहा है कितना है, यहाँ पे देख रहा है हैलाइड में सिर्फ कितना जा रहा है, एक। यहाँ पे हैलोजन ग्रुप देखेगा तो 1 गो 2 गो और 2 गो 4 गो हैलोजन दिख रहा है, लेकिन तुम 4 नेगेटिव नहीं कर देना और यहाँ से 4 मार के निकल नहीं जाना। हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहते हैं उन लोग ही सिर्फ आयंस में टूटते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोरीन था तो एक ही हम लोग को आयंस में टूटेगा, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन माइनस, मतलब कि हैलाइड में एक ही हैलाइड ग्रुप हम लोग क्या हो रहा है, आयंस में बदल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 कभी भी तुम लोग नहीं मारना, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत आसान है। ऐसा हम लोग को यहाँ पे जब हेलोरिन पढ़ा रहे थे तुम लोग तो इसको पूरा गर्दा उड़ा दिया है पूरा, और ये रिएक्शंस बहुत ही हम लोग को मदद करता था। तुम लोग कन्वर्जन में भी देखा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी देखा है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पूछा है। क्या बोल रहा है देखो, 2 मोल ले लिया CH3Br और उसको सोडियम के साथ, हम लोग वैसे भी जानते हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्शंस करा देते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो अभी ड्राई ईथर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी तुमको समझ आना है कि अगर सोडियम के साथ है मतलब समझ जाओ कि उसका प्रेजेंट में ही करता होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम लोग यहाँ पे ब्रोमो अगर मीथेन को अगर रिएक्शंस करा देंगे हम लोग सोडियम के साथ, तो हम लोग को क्या होता है, जितना नंबर में यहाँ पे हम लोग को कार्बन रहता है उसका जस्ट डबल कार्बन में हम लोग को क्या बना देता है, अल्केन। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 कार्बन था, अभी कितना हो गया, 2 कार्बन का, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कौन रिएक्शंस कहलाता था, फ्राइडल क्राफ्ट नहीं, तुम्हारा फिटिक रिएक्शंस नहीं, ओर्ज फिटिक नहीं, तुम्हारा कौन होता है, ओर्ज रिएक्शन। तुम लोग को ये भी बताए थे कि जो ओर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन ये हम लोग को ओपन चेन में होता है, ये हम लोग को बेंजीन वाला में होता है, रिंग में होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये भी समझ में आ गया। और ये ओर्ज फिटिक क्या होता है, तुम्हारा ओपन चेन और रिंग वाला दोनों मर्ज करता है उसमें। तो ये तीनों का तीनों रिएक्शंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्राइडल क्राफ्ट भी पढ़ चुका है। तो ये ऊर्ज रिएक्शंस था जो कि हम लोग एलिफैटिक वाला कार्बन रहता है, तो उसमें जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो जस्ट उसका डबल कंपाउंड हम लोग को मिलता है, वो भी अल्केन के फॉर्म में। तो समझ में आ गया ये चीज। चलो अब 18 नंबर में CH3 CH2 Br है जिसको हम लोग KOH। अब यहाँ पे देखो एक्वस है, क्या चाहिए हम लोग को है, एक्वस, और सॉरी हम लोग को एल्कोहलिक है, क्या चाहिए हम लोग को है, एल्कोहलिक। ओ माय गॉड, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए है, एल्कोहलिक। देखो एक्वस और एल्कोहलिक वाला तुम लोग को दोनों अलग अलग चीज होता है, दोनों में क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूज होते रहेगा। समझ में आ गया ना, कि ये सारा चीज हम पहले से ही बताते जा रहे हैं कि ये सारा चीज रहेगा तो तुम कंफ्यूज मत होना वहाँ पे।
एल्कोहलिक ही है। चलो ठीक है, मुझे लगा कहीं एक्वस तो नहीं ना। चलो आप दोनों चीज़ बता देते हैं। अगर यहाँ पे एक्वस रह जाता तब क्या होता है कि जहाँ Br है उसको हटाओ और OH जुड़ जाएगा। लेकिन वही अगर एल्कोहलिक रहता है तो उसमें क्या रहता है, जिस कार्बन में तुम्हारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो उसके बगल वाला में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड तुम्हारा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 कार्बन का चेन था, ब्रोमीन इसके पास लगा। एल्कोहलिक रहेगा तब याद रखना एक्वस में सिर्फ OH लग जाता है, लेकिन एल्कोहलिक जैसे आता है तो वो क्या करता है, इस कार्बन के साथ लगा तो इस कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, वो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किसके साथ बना देगा, ये और ये कार्बन के बीच में। तो अभी क्या बन जाएगा, तो इसका कंपाउंड बोलेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे तुम्हारा था CH3 और यहाँ पर क्या था CH3। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल जाता है और इस दोनों के बीच में क्या बना देगा, तो डबल बॉन्ड। तो ये किसका फॉर्मेशन कर दिया, अल्किन का। तो अल्किन और कितना यहाँ पे कार्बन का चेन है, 2। तो 2 के लिए क्या बोलेंगे, इथिन। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया, क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये कब होता, CH3 CH2 OH, जब यहाँ पे हम लोग एक्वस लगाते तब Br को हटाता और वहां से OH लगा देता। और ये तो पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आ गया ये रिएक्शन। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, ब्यूट 2-ol इज आ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका जो नाम दिया है इसका स्ट्रक्चर छाप लो। तो स्ट्रक्चर छापोगे, चलो इधर बगल में हम छाप देते हैं। क्या है, ब्यूट 2-ol। ब्यूट करने का मतलब 4 गो उसका कार्बन है, इतना तो तुम समझ जाता है। अब कितना बोला, 2 पे ओल, इसका मतलब समझ गया कि 2 पोजीशन में तुम्हारा क्या होगा, OH होगा। इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। अब जितना हाइड्रोजन लगाते चल जाओ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। ये रहा तुम्हारा क्या चीज, तो ब्यूट 2-ol। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये बोला। अब बताना है कि ये ऑप्शंस में क्या है। अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है कि डायहाइड्रिक। अब ये डायहाइड्रिक का मतलब बताए थे कि वैसा कार्बन का चेन जिसमें 2-2 गो OH लगा रहे। तो यहाँ पे देखो भैया एक तो OH लगा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो एकदम गलत है। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, तो तुम लोग को बताए थे अल्कोहल वाला चैप्टर्स में कि वैसा कार्बन का चेन जिसमें जो OH लगा रहेगा और वही कार्बन को देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। अगर 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब यहाँ पे देखो OH है, OH कौन कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। अब एक कार्बन को देखना है कितने अगल बगल कार्बन से जुड़ा है, तो एक इधर से और एक इधर से। तो 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 कार्बन मतलब कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। कोई यहाँ पे डायहाइड्रिक, डायहाइड्रिक का मतलब ही नहीं समझता है, वो सोचता है अरे 2 डिग्री और डायहाइड्रिक एक ही चीज है। अरे नहीं है, 2 डिग्री कहने का मतलब कितने कार्बन से जुड़ा है। और यहाँ पे डायहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक ये सब जो बताए थे उसमें देखते हैं हम लोग कि कितना OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर 2 गो OH लगा रहता तब होता वो डायहाइड्रिक, लेकिन यहाँ पे तो एक ही OH लगा हुआ है। समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है। जैसे तुम्हारा 19 था उसी तरह से सिमिलर है। क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है और अल्कोहल को रिएक्शंस करा दिया जा रहा है यहाँ पे H2SO4 के साथ, और जो कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ए। अब पहचानना है कि ये आखिर क्या बनेगा। तो तुम जानता है कि जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड रहता है उसमें अगर हम लोग अल्कोहलिक के OH डाल देते हैं तब भी हम लोग को अल्किन बनता है। उसी तरह से अगर हम लोग OH रहेगा जुड़ा हुआ मतलब अल्कोहल रहेगा और उस कंडीशन में अगर H2SO4 के साथ अगर रिएक्शंस करा देंगे तब भी हम लोग को क्या बनता है, अल्किन बनता है। तो यहाँ पे देखो जितना कार्बन का रहेगा उतना ही कार्बन का तुम्हारा अल्किन बनेगा। तो यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या है, ये है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख रहा है ये जो C2H6 मतलब ये क्या है, अल्केन बन गया ना कि अल्किन। यहाँ पे देख रहा है एल्डिहाइड बन गया, यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा अल्काइन बन गया मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया। लेकिन हम लोग को क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और सेम कार्बन का। अब देखो यहाँ पे 21 नंबर, यहाँ पे देख रहा है एल्डिहाइड है। अरे एल्डिहाइड को हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ यहाँ पे रिएक्शंस कराएंगे तब हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम लोग जानते हैं, पढ़ा है वहाँ पे एल्डिहाइड चैप्टर्स में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अरे एल्कोहल चैप्टर्स में भी ये रिएक्शंस को पढ़ा है कि हम लोग एल्डिहाइड को जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शंस कराते हैं तब हम लोग को क्या बन जाता है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जैसे स्ट्रक्चर छापेगा इस तरह से क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जैसे करेगा तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या बन जाता है, H। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। कहाँ है लिखा हुआ, CH3 CH2OH, और इधर CH3OH होगा ही नहीं। जितना कार्बन का चेन रहेगा उतना ही कार्बन का तुम्हारा अल्कोहल भी बनता है। तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो एकदम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान में देना, मेथड ऑफ रिफाइनिंग का बात कर रहा है और वो भी कैसा, नोट का बात कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कौन मेथड ऑफ रिफाइनिंग होगा, यहाँ पे देखना है कि कौन मेथड ऑफ रिफाइनिंग नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ये भी रिफाइनिंग करने का तरीका है, पोलिंग ये भी रिफाइनिंग करने का तरीका है, लिक्विडेशन ये भी हम लोग का है, लेकिन जो स्मेल्टिंग होता है ये हम लोग को रिफाइनिंग करने का मेथड नहीं होता है। और यहाँ पे नहीं ही पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, स्मेल्टिंग। क्या तुम्हें समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे बात कर रहा है किसका, रेडियो एक्टिव का, ठीक है। तो इसका डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है। सबसे पहले समझो जो रेडियो एक्टिव होता है ये हम लोग को क्या होता है, सीओडो रिएक्शंस होता है। क्या होता है, सीओडो। अब इसमें क्या होता है ना कि देखने से तो हम लोग को पता चलता है अलग अलग टाइप का, ठीक है, लेकिन उन लोग क्या कभी सेकेंड ऑर्डर का दिखता है, कभी जीरो ऑर्डर का दिखता है, कभी क्या दिखता है, लेकिन उसका क्या होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव जो भी हम लोग को रिएक्शंस होते हैं वो कैसा रहता है, हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होता है, ठीक है। ये चीज़ तुम हमेशा याद रखना। चलो अब चलते हैं 24 में, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखो सबसे पहले यहाँ पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये सब देखा होगा, फेरी मैग्नेटिक। अब यहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, और डायमैग्नेटिक क्या होगा, जिसके पास किसी तरह का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसमें हम लोग को क्या होता है, डायमैग्नेटिक शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कोबाल्ट का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 27, और इसका कन्फिग्रेशन करेगा तो तुम्हारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे देखो 4s2 और 3d कितना होता है, तो इसका कितना होता है 27, तो यहाँ पे 7 होगा। अब यहाँ पे देखो 2+ है, 2+ तो 4s से क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा 0। अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, और 7 है तो इसमें देखिएगा डी ब्लॉक में जब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 और 1 5, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को भरेगा तो यहाँ पे देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अभी देख रहा है इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो डायमैग्नेटिक शो नहीं करता, मतलब ये करेगा क्या, नहीं। निकेल का 2+ है। अब यहाँ पे देखो निकेल का कितना होता है 28 कहने का मतलब इसके पास क्या हो जाएगा 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास देखो ये चीज कहानी हो गया। अब इसके पास क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेगा। अब देखो अभी भी किस तरह है 8, और इसके पास फिर देखेगा तो इतना करेगा। अभी देखो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भैया ये तो डायमैग्नेटिक शो करेगा ही नहीं। डायमैग्नेटिक कहने का मतलब जिसके पास एक भी लोन हम लोग को मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। कॉपर 2+, अब जानते हैं कॉपर का कितना होता है 29, और 29 और ये एक्सेप्शनल होता है, इसका कैसा होता है कन्फिग्रेशन, तो 4s1 और 3d कितना होता है 10 होता है, ये होता है इसका कन्फिग्रेशन। अभी इसके ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था, 4s से कितना निकलेगा 1, और इससे भी 1 निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा 9। अब देखो D9, अब D9 का जब से करेगा तो तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। अभी भी देखो इसके पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हम लोग को डायमैग्नेटिक होगा क्या, नहीं होगा। अब इसमें देखो जिंक का जो कन्फिग्रेशन होता है क्या होता है 4s2 और 3d कितना होता है 10। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किससे निकालेगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा और 3d 10। अब 10 जैसे करेगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो किसी तरह का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा, और नहीं बचा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एटम को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, वो शो करेगा। तो इसका मतलब जो तुम्हारा डायमैग्नेटिक शो करेगा वो क्या हो जाएगा जिंक 2+, ठीक है। जैसे भी डायमैग्नेटिक बोला उसी तरह से पैरामैग्नेटिक भी पूछेगा, तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट को तुम याद रखना। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट तुम जानते हैं भैया डी ब्लॉक दिखाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ब्लॉक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं 20 नंबर 6 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, CH3CH2 आयोडीन लगा हुआ है और प्लस में KCN एल्कोहलिक। ये देखो क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, कभी कभी एल्कोहलिक भी लिख देगा, कभी कभी एक्वस भी लिखेगा, इससे डरना नहीं। जब भी अल्काइल हैलाइड से अगर KCN रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हम लोग वही जानते हैं कि प्लस में टूटेगा और ये CN माइनस में, और CN जाकर के अटैक करेगा। वही अगर यहाँ पे AgCN रहेगा तो वो नाइट्रोजन से जाकर के जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वही KCN रहता है तो वहाँ से क्या होता है CN जाके जुड़ता है, तो यहाँ से क्या होगा आयोडीन हटेगा और CN लग जाएगा। ध्यान रखना कभी अगर AgCN रहेगा तो उस समय नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा, मतलब N से जुड़ जाएगा, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे KCN रहेगा तब क्या जुड़ेगा CN, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कहाँ जाए तुम्हारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है। यहाँ पे जो आयोडीन हट के जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, CN। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, किसका हाइड्रेशन करना है, प्रोपीन का, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। अब हाइड्रेशन कहने का मतलब उसमें वाटर के साथ रिएक्शन करना है, किसको करना है, प्रोपीन का। प्रोपीन कैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। इसको H2O के साथ रिएक्शन करना है। अब H2O के साथ जैसे रिएक्शन करोगे, किसके साथ, H2O के साथ, तो यहाँ पे ये भी मार्कोवनिक रूल के जैसा बिहेव करता है, ये तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है कि OH माइनस ये टूटता है और किसमें टूटता है, H प्लस में। अब यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस वही कार्बन के साथ अटैक करता है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या 1, यहाँ पे 2, तो कम किसमें, इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसका रिएक्शन लिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा OH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो तुम्हारा देख रहा है CH3 CH OH और यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3। ऐसा कहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, सो देखो ये तो हो गया नहीं क्योंकि लास्ट वाला में लगा हुआ है ये। हाँ देखो यहाँ पे बीच वाला कार्बन के साथ क्या लगा है, OH, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ये तो 1 कार्बन है, 2 कार्बन का है, लेकिन लास्ट में तुम्हारा 3 कार्बन का बनाएगा और जो बीच वाला कार्बन होगा उसमें OH जुड़ेगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया, चलो। अब 28 में क्या है, यहाँ पे दिया है तुम्हारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिएक्शंस करा रहा है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो तुम्हारा 2 कंपाउंड बन रहा है। एक हम लोग ऑक्सीडाइज करके बना रहा है साल्ट और एक हम लोग रिड्यूस होकर के OH बन जा रहा है, मतलब अल्कोहल बना दे रहा है। और तुम जानता है कि एक बार यही कंपाउंड को 2 कंपाउंड बनना प्रोडक्ट को, और एक में देख रहा है ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाना और एक में देख रहा है OH में चल जाना, मतलब यहाँ पे क्या है, एक बार रिड्यूस हो जा रहा है, एक बार हम लोग ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो हम लोग पढ़ा था वहाँ पे एल्डिहाइड चैप्टर में कि हम लोग को वहाँ पे जो तुम्हारा क्या था वहाँ पे, तो तुम वहाँ से देखा था कॉल्वेज तो होगा, क्या होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा कॉल्वेज जो होगा वो तो होगा ही नहीं, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन ये भी नहीं होगा, और फिर यहाँ पे देखा होगा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन, तो इसके बारे में तुम लोग को क्या बताए थे कि जब भी कैनिजारो रिएक्शंस होगा उस समय एल्डिहाइड को क्या होगा, अगर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शंस करेंगे तो एक बार वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बार ऑक्सीजन लग गया और एक बार क्या लग गया, हाइड्रोजन। तो ये हम लोग को क्या हो गया, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो गया। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शंस। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2। अब इसमें देखते हैं कि उसमें क्या है। सो देखो CH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से इसके ऊपर क्या रहता है, हम लोग को लोन पेयर रहता है। यहाँ तक समझ में आता है। अब नाइट्रोजन का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या जानता है, सबसे पहले तुम्हें उसका स्टेरिक नंबर निकालता है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालता है, तो हम लोग देखो स्टेरिक नंबर जो निकालता है वो हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और प्लस में हम लोग देखते हैं लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पे 3, और प्लस लोन पेयर कितना है 1 गो, तो 1 हो गया, टोटल कितना हो गया 4 गो, 4 आ गया तुम्हारा स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर को हम लोग दिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में कैसे होता है। तो एक गो इसका जो S आएगा और P, तो जो तुम्हारा S आता है वो 1 1 रहता है और P यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा sp3, 3 गो P और S कितना रहेगा 1 गो, तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। तो यहाँ पे देखो इसका कहाँ है ऑप्शन, तो sp3, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 30 नंबर में कि 1 डिग्री एसिड अमाइड, क्या है 1 डिग्री एसिड अमाइड है, मे बी कन्वर्टेड इनटू अमीन। जी वो कहाँ कन्वर्ट हो सकता है, अमीन में। तो किस वाला रिएक्शंस में हम लोग को अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड अमाइड से, तो होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, फिर क्लेजन रिएक्शंस है, फिर यहाँ पे पर्किन रिएक्शन है और फिर सैंडमेयर रिएक्शंस है। ये दोनों रिएक्शंस को नहीं पढ़ना, ये चीज़ हम लोग के लिए है नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखो सैंडमेयर रिएक्शंस और यहाँ पे क्या है होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखो सैंडमेयर से तो प्राप्त नहीं किया जाता है, इसका कहाँ से प्राप्त किया जाता है, होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। यहाँ पे होता क्या है इस रिएक्शंस में, तुम्हें बताया गया है वहाँ पे, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं कि आखिर होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस में आखिर होता क्या था। तो तुम जानते हैं कि वहाँ पे जो एसिड अमाइड होता है उसको रिएक्शंस करा देते हैं ब्रोमीन और NaOH के साथ। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे क्या है एसिड अमाइड, इसका मतलब समझ लो कि RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको रिएक्शंस करा देते हैं हम लोग Br2 और यहाँ पे किसका, तो NaOH के साथ, तब हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज,
तो यहाँ से हम लोग को क्या होता है, तो तुम्हें पता है यहाँ से क्या पता रहता है कि यहाँ से जितना कार्बन है उससे एक कार्बन कम जाता है हम लोग को, और उतना हम लोग को क्या हो जाता है, तो अमीन बना देता है। तो यहाँ पे देखो RC, तो यहाँ पे देखो R के साथ जितना भी कार्बन का चेन होगा इधर, और यहाँ पे क्या बना देता है, NH2 बना देता है, और बाकी उधर साइड प्रोडक्ट निकाल देता है। तो साइड प्रोडक्ट में तुम लिख देता है NaBr, Na2CO3 और H2O लिख देगा। तो यहाँ पे जैसे तुम लिख देगा क्या चीज, NaBr लिख देगा, फिर H2O लिख देगा, और यहाँ पे लिख देना क्या चीज, Na2CO3। तो ये सब साइड प्रोडक्ट उसका निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को अमीन का फॉर्मेशन होता है किससे, तो एक हम लोग एसिड अमाइड के साथ। तो ये कौन सा रिएक्शंस होता है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। ये चीज तुम लोग को अमीन चैप्टर्स में बता दिए हैं, तो वहाँ पे तुमको तो याद होगा ही ये नेमिंग रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 क्या है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे है, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो कौन सा गैस निकलता है कब, जब हम लोग मिथाइल अमीन को रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो तुम जानते हैं मिथाइल अमीन को अगर नाइट्रस एसिड के साथ अगर जैसे ही हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो उससे हम लोग को क्या निकल जाता है, हम लोग को मतलब नाइट्रोजन गैस हम लोग को निकल जाता है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो हम लोग चलते हैं फिर 32 नंबर में, किससे चलते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज, कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो तुम तो पहले से जान रहे, जैसे कार्बोहाइड्रेट देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया कि जब सुक्रोज को जब H2O के साथ रिएक्शंस करते हैं तो सुक्रोज टूटता है किसमें, तो हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, किसमें टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो तुम्हारा जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, डी। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाया गया, वहाँ पे देखोगे सारा कुछ समझ जाएगा। पॉलीमर्स भी अच्छा तरीके से समझाया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये तीनों चैप्टर्स तुम देखोगे मेरा वीडियोस, एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारा मॉडल पेपर क्वेश्चन हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 33 में, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इज। अब देखो यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर रहता है, अब कौन सा वैसा होता है, स्टार्च नहीं, सेल्यूलोज नहीं, अमाइलोज नहीं, वो क्या होता है हम लोग को, ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग के बॉडी में स्टोर रहता है। अब यहाँ पे देखो 34 में क्या बोल रहा है, अ ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया, कि मलेरिया को ठीक करने के लिए हम लोग को कौन सा यहाँ पे ड्रग्स का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे देखो एस्पिरिन नहीं होता है, मॉर्फिन भी नहीं होता है, अनाल्जिन भी नहीं होता है, हम लोग को क्या होता है यहाँ पे, तो क्विनिन होता है। क्या होता है हम लोग को, क्विनिन हम लोग को इसमें होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को बताया गया वहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अच्छा तरीके से उसमें पढ़ना और उसको याद कर लेना, बहुत ही सटीक तरीके से वहाँ पे बताया गया, बहुत ही छोटा वीडियो में। चलो 35 लास्ट क्वेश्चन, जो कि बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो बेकेलाइट है, अब यहाँ पर भी तुम लोग को बताया गया वहाँ पे कि ये सारा चीज़ तुम वहाँ पे याद कर लेना, उसका एक लिस्ट तैयार कर दिया गया कि जितने भी वहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारा का सारा तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, पॉलीमर्स के लिए और मोनोमर्स, ये सारा चीज़। अब यहाँ पे देखो बेकेलाइट जो होता है उसका एग्जाम्पल कौन होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है हम लोग को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो ये सारा चीज़ था जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वो सारा का सारा तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें सारा चैप्टर्स कंप्लीट होगा, अगर नहीं होगा तो अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम जाओ क्रैश कोर्स मेरा देखो और सारा कंसेप्ट को वहाँ पे बिल्डअप करते जाओ, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसको भी देखते जाओ, क्योंकि सिर्फ मॉडल पेपर से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। भगवान से यही दुआ करो कि तुम्हारा मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आ जाए, और नहीं तो अगर हटा तो भैया तुम्हें मॉडल पेपर के अलावा भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, जो कि 100 में 99% हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारा मॉडल पेपर से टोटल क्वेश्चंस नहीं रहेगा, उससे हट के भी क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष में बहुत अंतर है, ठीक है। तो उतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ना है। इस चलते अभी भी समय है, तो अपने आप को और अच्छा तरीके से यहाँ पे बिल्डअप करो, अपने आप को उतना अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस करो, ताकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीके से जाए और तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर से मिलेंगे, इसका जो टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है, मतलब कि जो मॉडल सेट का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लेकर के आएंगे तुरंत जस्ट, ठीक है। तब तक इसका तैयारी करो, उसके बाद हम लोग उस वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।